नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के इस शो में और हमारे चैनल पे जिसका नाम है दी हंक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन आर्मी के बारे में। और हमने फिलहाल ही में 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट किया था। तो मेरा सवाल ये है कि हम इंडियन आर्मी डे जो है वो 15 जनवरी को ही क्यों सेलिब्रेट करते, 17, 18, 19 तारीख को क्यों नहीं सेलिब्रेट करते? और ये सवाल शायद आपके दिमाग में भी आ रहा होगा। तो इसके पीछे एक रीजन है, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसी के साथ आज हम बात करेंगे इंडियन आर्मी की रैंकिंग्स के बारे में, उसी के साथ इंडियन आर्मी की जो कमीशन पोस्ट है उसके बारे में, जेसी और सीओ में अंतर क्या है उसके बारे में, और इंडियन आर्मी की कमांड्स क्या है उसके बारे में। सो व्हाई वी सेलिब्रेट इंडियन आर्मी डे ऑन 15 जनवरी? In the recognition of India's first field marshal as well as India's first commander in chief Mr. K.M. करियप्पा, उन्हीं की यादों में। लेकिन उन्हीं की यादों में क्यों? उनका क्या बर्थडे था उस दिन? नहीं, हिस्ट्री जाननी बहुत जरूरी है। हमने ये आपके लिए खास ढूंढ के निकाली है, तो जानते हैं। दोस्तों, इन 1948 में के.एम. करियप्पा लेफ्टिनेंट जनरल हुआ करते थे और उस जमाने में ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज हुआ करता था। तो इंडियाज लास्ट कमांडर इन चीफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट वो थे फ्रांसिस ब्यूशर। और फ्रांसिस ब्यूशर से हमारे के.एम. करियप्पा जी ने कमांडर इन चीफ की पदवी हासिल की थी। तो वो एक ऐतिहासिक दिन था और वो तारीख थी 15 जनवरी 1949। इसीलिए दोस्तों, इसीलिए हर साल हम 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं। आपको पता है भारतीय सेना की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1895 में। भारतीय स्थल सेना बाकी के और 2 सेना दलों से सर्वाधिक प्राचीन सेना विभाग है। मतलब कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के काल से, मतलब 2000 सालों की अत्यंत प्राचीन और उच्चतम विरासत भारतीय स्थल सेना की रही है। इसका मतलब यह है कि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी से भी ज्यादा प्राचीन जगह अगर कोई है तो वो है इंडियन आर्मी। तो चलिए बात करते हैं रैंक सिस्टम के बारे में। इंडियन आर्मी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज: कमीशन्ड ऑफिसर्स, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स एंड नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स। अब इसके बीच का अंतर अगर आपको जानना है या इसके ऊपर डीपली वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आ रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं कमीशन रैंक के बारे में। कमीशन्ड ऑफिसर्स की पूरी मिलके 1 से 9 रैंक्स होती है, जिसमें लेफ्टिनेंट से लेकर जनरल तक की रैंक शामिल है। तो सबसे पहले बात करते हैं लेफ्टिनेंट की रैंक के बारे में, जो कि 9th हाईएस्ट रैंक होती है। लेफ्टिनेंट को शोल्डर पे 2 गोल्डन स्टार्स होते हैं और लेफ्टिनेंट ये शुरुआत का एक कमीशन्ड ऑफिसर होता है। अगर कमीशन्ड ऑफिसर होते हो तो सबसे पहले आपको दी जाने वाली अगर पोस्ट कोई होगी तो वो होगी लेफ्टिनेंट की पोस्ट। अब बात करेंगे कैप्टन के बारे में, जो कि 8th हाईएस्ट रैंक है। कैप्टन 2 साल की कमीशन सर्विस के बाद चुने जाते हैं और उनके शोल्डर पे 3 गोल्डन स्टार दिए जाते हैं। उसके ऊपर होते हैं मेजर, जो कि 7th हाईएस्ट रैंक है। मेजर को 6 साल की कमीशन सर्विस कंप्लीट करनी पड़ती है। उसी के साथ उनको पार्ट बी एग्जाम भी क्लियर करना होता है। उनके शोल्डर पर एक गोल्डन नेशनल एम्बलम दिया जाता है। उसके बाद आते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल, जो कि 6th हाईएस्ट रैंक है। 13 सालों की कमीशन सर्विस के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल को चुना जाता है। उसी के साथ उनको पार्ट डी एग्जाम भी क्लियर करना पड़ता है। उनके शोल्डर्स पर एक गोल्डन एम्बलम और एक गोल्डन स्टार होता है। उसके ऊपर आते हैं कर्नल, जो कि 5th हाईएस्ट रैंक है। और दोस्तों, सीनियर कमीशन रैंक यही से शुरू होती है। कर्नल एक रेजिमेंट का इंचार्ज भी होते हैं। कर्नल के कंधे पे एक एम्बलम और 2 स्टार दिए जाते हैं। अब बात करते हैं ब्रिगेडियर की, जो इनके ऊपर आते हैं, विच इज अ 4th हाईएस्ट रैंक पोस्ट। आफ्टर कंप्लीटिंग 25 years ऑफ सर्विस उनको एज अ ब्रिगेडियर चुना जाता है। शोल्डर पे एक गोल्डन एम्बलम और 3 स्टार दिए जाते हैं। ब्रिगेडियर एक 1 स्टार ऑफिसर होते हैं और वो 1 स्टार उनके कॉलर पर लगाया जाता है। अब बात करते हैं मेजर जनरल के बारे में, विच इज ए 3rd हाईएस्ट रैंक। 32 साल की कमीशन सर्विस के बाद मेजर जनरल को चुना जाता है। उनके शोल्डर पे रेड कलर की आउटलाइन के साथ एक गोल्डन स्टार और क्रॉस में बैटन और स्वार्ड होती है। ये 2 स्टार रैंक ऑफिसर होते हैं
जो इनके कॉलर पे लगाई जाती है। अब आते हैं लेफ्टिनेंट जनरल, जो कि सेकंड हाईएस्ट रैंक है। 36 साल की कमीशन सर्विस के बाद लेफ्टिनेंट जनरल बनते हैं। उनके कंधे पे एक नेशनल एम्बलम और क्रॉस में बैटन और स्वॉर्ड होती है। ये 3 स्टार ऑफिसर्स होते हैं और उनकी यूनिफॉर्म की कॉलर पे ये 3 स्टार लगाए जाते हैं। अब बात करते हैं द हाईएस्ट रैंक ऑफ द इंडियन आर्मी, मतलब जनरल के बारे में। ये रैंक सिर्फ चीफ ऑफ द आर्मी को मिलता है, जो कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के इक्विवेलेंट है। उनके शोल्डर्स पे एक एम्बलम, एक स्टार और साथ में क्रॉस, बैटन और स्वॉर्ड होती है। ये 4 स्टार ऑफिसर्स होते हैं और जनरल 3 सालों के लिए चीफ ऑफ द आर्मी होते हैं। उनके ऊपर की जो पोस्ट है वो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देना बंद कर दिया है, जो कि फील्ड मार्शल की पोस्ट थी और वो पोस्ट 5 स्टार रैंक थी। वो अब देना इंडिया ने बंद कर दिया है। सो लेट्स टॉक अबाउट द टाइप ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। मैंने इनको 4 भाग में डिवाइड किया है। फर्स्ट है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, जिसमें मिलिट्री और डिफेंस शामिल है। सेकंड है CAPF, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। थर्ड है पैरामिलिट्री फोर्स और चौथा है इंडियन एंड स्टेट पुलिस फोर्स। दोस्तों, आज का ये जो शो है वो पूरी तरह से इंडियन आर्मी पे मोटिवेटेड है। सो आज हमने इंडियन आर्मी की टॉप 10 आर्म्ड फोर्सेस के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली है और आज हम उन्हीं के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे मेरी पर्सनल फेवरेट और आप सबको भी इस पर बहुत ज्यादा गर्व है, वो है NSG, यस, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। इस एंटी टेररिज्म यूनिट को आतंकवाद विरोधी कार्य करने के लिए बनाया गया है। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हो या 2008 में मुंबई आतंकवादी हमला, इन जैसे सभी एक्शन के लिए NSG को तैयार रहना पड़ता है। इनमें और 2 विभाग है, जो है SAG और SRG। SAG स्पेशल एक्शन ग्रुप, जो भारतीय सेना ने तैयार किया गया ग्रुप है, और SRG जो कि स्पेशल रेंजर्स ग्रुप है, जो VIP की रक्षा करने के लिए बनाया गया ग्रुप है। दोस्तों, अब बात करेंगे फर्स्ट स्पेशल ऑपरेशन यूनिट ऑफ द इंडियन आर्मी, मतलब कि पैरा कमांडोज। यह पैराशूट रेजिमेंट का हिस्सा है। पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। अब बात करेंगे SFF के बारे में, मतलब स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के बारे में, द माउंटेन्स एंड जंगल वॉरफेयर यूनिट, जिसको गोरिल्ला वॉरफेयर जैसे युद्धों के लिए ट्रेन किया जाता है। यह मूल रूप में 1962 में भारत चीन सीमा पर संचलन करने के लिए किया गया ग्रुप था, लेकिन इसका उपयोग 1971 में बांग्लादेश मुक्ति अभियान और 70 के दशक में सांप्रदायिक दंगों का मुकाबला करने के लिए बनाया गया, इसका इस्तेमाल किया गया। अब बात करेंगे पानी के शैतान के बारे में। दोस्तों, आपने मगरमच्छ तो देखा होगा, लेकिन मगरमच्छ से ज्यादा अगर कोई खतरनाक होगा तो वो होते हैं ये लोग, मतलब कि द मार्कोस। यस, ये पानी के शैतान होते हैं। दिस वॉज अ सेटअप बाय इंडियन नेवी इन 1987 फॉर स्पेशल रिकॉनेंस एंड एंटी टेररिज्म वॉरफेयर। 1988 का ऑपरेशन पवन हो या ऑपरेशन कैक्टस, उसी के साथ 2008 में मुंबई आतंकी हमलों सहित कई ऑपरेशन में अन्य विशेष बलों के साथ मार्कोस ने बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई है, इसीलिए उनको बहुत ज्यादा डरा जाता है। यह मार्कोस की टीम में शामिल होना कोई खाने का काम बिल्कुल नहीं है भैया। फिर आते हैं द गरुड़ कमांडोज, द काउंटर टेररिज्म यूनिट ऑफ इंडियन एयरफोर्स, जिसको 2004 में इंडियन एयरफोर्स इंस्टॉलेशन की सेफ्टी के लिए उसी के साथ बाहर से आने वाले आतंकी हमलों को बचाने के लिए बनाया गया था। इनका और एक काम है, जो है सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस। दोस्तों, गरुड़ कमांडोज को गरुड़ कमांडो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि कितनी भी ऊंचाई हो, कितना भी बर्फीला पर्वत हो, कितना भी बड़ा पहाड़ हो, वो वहां से कूदने की, वहां से छलांग मारने की हिम्मत, ताकत और जुर्रत रखते हैं, और ऐसे गरुड़ कमांडोज को हमारा एक सलाम है। अब बात करेंगे कोबरा के बारे में। हाँ भाई, जैसा नाम है वैसे ही इनके लक्षण है। द कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन, इट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ये भारत में नक्सल के खिलाफ जंगल में और गुरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित किए जाने वाले कमांडोज है। दोस्तों,
आपने इंडियन आर्मी की ऑफिशियल पिक्चर्स में देखा होगा या मूवीज में या यूट्यूब पे देखा होगा कि जो चेहरे पे काले रंग की पट्टियां ऐसे जो मारते हैं ना, वही एक्चुअली कोबरा कमांडोज होते हैं। ऐसी ही इनकी पहचान होती है। ये पूरी तरह से जंगली होते हैं और जितना इनका नाम है ना, उससे ज्यादा भयंकर ये होते हैं। इसलिए दुश्मन से डरता है और जंगल में आतंकवादी घुसने से अगर डरता होगा तो इनकी वजह यही होंगी। फिर आते हैं घातक फोर्स, जिनको घातक प्लेटून भी कहा जाता है। भारतीय सेना की प्रत्येक पैदल सेना बटालियन में इनकी एक घटक पलटन शामिल होते हैं और इनकी जो घटक पलटन होती है ना, वो बाकी की बटालियन को एक सिक्योरिटी देने का काम करती है, एक शील्ड का काम करती है। और घातक फोर्स घातक हथियारों के साथ भरे पड़े होते हैं। अब बात करेंगे एसपीजी के बारे में, मतलब स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के बारे में। ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और उनकी फैमिली को सिक्योरिटी देने का काम करते हैं। पीएम का एक ही इशारा काफी होता है सामने वाले दुश्मन की धज्जियां उड़ाने के लिए। ये खुद 1000 आतंकवादियों के बराबर होते हैं और उनको ऐसी ही घातक और भयानक ट्रेनिंग दी जाती है। 9वें नंबर पे आते हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, मतलब कि सीएपीएफ। इसके अंदर बहुत सारे और पुलिस फोर्स और आर्म्ड फोर्स शामिल है, जैसे कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी। तो ये इनके अंदर शामिल होने वाले कुछ पुलिस और मिलिट्री फोर्सेस है। फिर आते हैं फोर्स 1। फोर्स 1 इज अ स्पेशलाइज्ड काउंटर टेररिज्म यूनिट ऑफ द मुंबई पुलिस to guard the Mumbai metropolitan area on the largest metropolitan areas in the world. एक्चुअली फोर्स 1 को मुंबई में जो आतंकवादी हमले हुए और पूरे देश में जो आतंकवादी हमले हो रहे थे, उसको देख के सोच के फोर्स 1 को बनाया गया। और फोर्स 1 उतना ही शक्तिशाली है जितने की और इंडियन आर्म्ड पुलिस फोर्स या इंडियन आर्मी के फोर्सेस है। दोस्तों, इससे भी एक से बढ़कर एक आर्म फोर्सेस इंडिया में है, इंडियन मिलिट्री में है, इंडियन एयरफोर्स में है, इंडियन नेवी में है। लेकिन आज हमने जो बात की वो थी 10 आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडियन आर्मी। अगर आपको पूरे आर्म्ड फोर्सेस या बटालियन या रेजिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें ऐसे कमेंट्स में जरूर बताएं। आज का शो देखने के लिए धन्यवाद। आपसे मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ।